नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार निलंबन पर अग्निहोत्री अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अलंकार अग्निहोत्री निलंबित किए गए हैं। अग्निहोत्री पर विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बरेली मंडल आयुक्त जांच अधिकारी होंगे। जांच डीएम दफ्तर से अनुशासनहीनता को लेकर निलंबित। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मामले में अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर को जांच सौंपी गई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य नियुक्ति विभाग ने कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शामली अटैच कर दिया गया है। और इससे पहले शंकराचार्य का बयान भी सामने आया। शंकराचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उसका पूरा सनातनी समाज आदिम्य है। और ऐसे में हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग आगे आए। जो पद आपको सरकार ने दिया था, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र का है, हम आपको देंगे। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने सरकारी आवाज छोड़ने के बाद बातचीत की है, मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज बरेली में ही अपने परिचितों के यहाँ रुका हूं, उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करूंगा। तो ऐसे में शंकराचार्य का बयान भी सामने आया कि अपमान का परिणाम होगा, सरकार सोचे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में कहा कि हाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि अभी करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो हैं बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए कि अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फ़ोन पे थे। उधर से आवाज़ आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर अभी छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फ़ोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज़ किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले किस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया।
मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बरेली से संवाददाता रंजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। रंजीत, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नया बवाल सामने आया है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कल इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो मामला कितना गंभीर नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं, जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के अलंकार अग्निहोत्री, वो यूजीसी जो कानून आया था उसको लेके काफी नाराज थे। उसके बाद जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ जो अवस्था हुई, उसको लेके काफी उनके दिल में रोष था और कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा दिल में लगाए बैठे थे और कहीं ना कहीं वो अब उजागर हुई है। उन्होंने तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट से सस्पेंड हुए और उन्हें खास तौर पर डीएम को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन डीएम अविनाश सिंह है वो उनसे मिल नहीं पा रहे थे। कल शाम 5 बजे जब उनसे मुलाकात हुई तो उनका आरोप है कि डीएम अविनाश सिंह मुझे बंधक बना के रखा और मेरे पर कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे थे कि आप ऐसे कर दिए, छुट्टी पे चले जाइए, आपको रिलीज कर देंगे। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन थे। जब उनका इस्तीफे की खबर आई तो बरेली के बहुत सारे हिंदू संगठन उनके साथ आ गए, उनके साथ चलने लगे और जो एक नेता के साथ नारे होते हैं वो एसपीडी के संग नारे लगने लगे। और जब शंकराचार्य को जब बात पता चली तो शंकराचार्य का भी फोन आया, पर रात में जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उनको यही कहना था कि मुझे अपनी जान का डर सता रहा है कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। रात 11 बजे इन्होंने तत्काल अपना आवास खाली करा और आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह से रात में ही ट्रक बुला के उन्होंने अपना सारा सामान रखा और साथ ही जो उनकी एक प्राइवेट गाड़ी जो खड़ी रहती थी, क्योंकि सरकारी गाड़ी का यूज उन्होंने नहीं करा, अपनी जो प्राइवेट गाड़ी थी, एक अपने उनके परिचित हैं। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि कहाँ पर आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले आगे की 90 थी, बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा और जो क्या करना है वो भी आप सबको बताऊंगा। खास तौर पर बरेली का जो प्रशासन को लेकर उनका काफी रोष है। उन्होंने कहा कि बरेली के जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। बस कुछ जो हिंदुवादी संगठन थे या कुछ लोग उनके परिचित थे, उन्होंने ही साथ दिया है। और ये जो लड़ाई है, उनका कहना था मैं आगे तक लेके जाऊंगा। और जो खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या पंडित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ अपमान हो रहा है, सरकार में इनकी सुनी नहीं जा रही है, और जो यूजीसी जो कानून के तहत जो कार्रवाई अब जाके जो सामान्य वर्ग पर करी जाएगी, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया इस कानून में काफी कमियां हैं और सरकार को ये कानून जब लागू कर था तो इसको सोचना चाहिए था। खासतौर पर ऐसे वर्ग के लोगों को साथ सोचना चाहिए था, क्योंकि उनका ये कहना था भूत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो झूठे आरोप में अभी भी जेल की सजा काट रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि आगे चल के जो रणनीति होगी वो जल्द से जल्द आपके सामने रखूंगा। ठीक है रंजीत, अगर बात की जाए तो ऐसे में शंकराचार्य ने अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत की है। उनका एक बयान सामने आया कि आपने धर्म क्षेत्र में जो है हम आपको बड़ा पद देंगे। तो ये बयान किस और इशारा कर रहा है? मैं आपको बता दूं, बयान तो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ, जिस तरह से जो ब्राह्मण वर्ग है उसका अपमान हुआ है। उनका कहना था कि शंकराचार्य का अपमान नहीं है, ब्राह्मण वर्ग के लोगों का अपमान है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के प्रतिनिधि हैं और ब्राह्मणों के नहीं, खास साथ पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं। उनका कहना है जो अपमान हुआ है वो तथापि बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जहां तक हम समझ सकते हैं कि ये जो अग्निहोत्री हैं उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी और पहले से ऐसे लोगों से बात कर रखी थी कि आपको क्या करना है, आप क्या दिशा निर्देश है, क्योंकि ये एकदम से नहीं हुआ है। ये काफी टाइम पर जब प्रयागराज में जो कांड हुआ उसको लेकर उनके दिल में काफी रोष था और उसके बाद यूजीसी से कानून आया उसको लेकर भी काफी रोष था। तो ये पहले से नहीं हुआ है, ये एकदम हुआ है, पहले से कहीं ना कहीं प्लानिंग थी और सही समय पर आकर उन्होंने 26 जनवरी का
करा, क्योंकि उस समय सारे अधिकारी बिजी थे, सुबह से ही बिजी थे, और 26 जनवरी के पर्व में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं भूचाल आना था। और बरेली में जब जैसी खबर लगी तो एकदम भूचाल आया। साथ ही साथ जो मेयर हैं बरेली के, उमेश गौतम सिंह, उन्होंने हम लोगों ने बात करी थी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, और जो कानून में जो कमियां हैं उस पर भी विचार करेंगे कि ये कानून में जो कमियां हैं सरकार उस पर पुनः विचार करे। ठीक है रंजीत शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है। ये जानकारी आपको बता रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो शहर को 2 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम योगी 152 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज और 96 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार फ्लाईओवर का लोकार्पण भी करेंगे। और इन दोनों परियोजनाओं से शुरू होने से गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जाम से राहत मिलेगी। तो स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। 152 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो यातायात व्यवस्था आसान और सुगम होगी। शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर से निखिल गुप्ता जुड़ चुके हैं। निखिल, बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं और कई लोकार्पण वो कई योजनाओं का करने वाले हैं, तो ऐसे में बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे थे जी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह की शुरुआत जो है गौ सेवा से होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, जन समस्याओं को सुनते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा गोरखपुर के लिए काफी खास नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। अगर परियोजनाओं की हम लोग बात कर लें तो गोरखपुर में नकहा में 152 करोड़ से ऊपर की लागत से बनकर तैयार ओवरब्रिज का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे, और उसके साथ ही साथ 92 करोड़ से अधिक लागत की जो फ्लाईओवर खजांची पर बनी हुई है उसका भी लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो आज गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम रहने वाला है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर की ही नहीं बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की एक पूरी तरीके से गंगा बहा बैठे हुए हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। जी ठीक है निखिल गुप्ता, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बात गोरखपुर की करते हैं जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि किडनैप की गई एक 13 साल की लड़की से कई लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और फिर उसे सपा सेंटर में बेच दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि होटल में 3 दिनों तक प्रेमी ने दुष्कर्म किया है और फिर छोड़कर फरार हो गया। तो ऐसे में लड़की ने पुलिस से आप बीती सुनाते हुए ये कहा कि होटल में जबरदस्ती किए जाने पर जब तबीयत खराब हुई तो उसे दवाई देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। किशोरी गोरखनाथ क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। किशोरी 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को लापता हुई थी और 5 जनवरी को थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो पुलिस ने लड़की को एक होटल से 22 जनवरी को बरामद किया है। तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के बाद लापरवाही बरतने में गोरखनाथ इंस्पेक्टर हटाए गए हैं। थाना गोरखनाथ पे वादियों द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 13 साल थी वह घर से चली गई है एवं लौट के नहीं आई है। यह सूचना प्राप्त होते ही थाना गोरखनाथ पे स्वतंत्र धाराओं में
मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं थाना गोरखनाथ एवं महिला थानों की टीम द्वारा लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू किए गए, जिसके क्रम में 22 जनवरी को लड़की को बरामद किया गया। पूछताछ एवं जांच के क्रम में यह निकल के आया है कि पीड़िता की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग युवक से हुई थी, जो उनको पहला फुसला के घर से ले गया। इसी क्रम में बयान के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है एवं तो लगातार हमारे साथ संवाददाता गोरखपुर से निखिल गुप्ता बने हुए हैं। निखिल, बात की जाए तो गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 साल की किशोरी से दरिंदगी हुई है। पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया? गोरखपुर में 13 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदगी की हदें पार कर देने वाली एक मामला सामने आया है, जिससे पूरे लोगों के रूह कांप उठी है। पूरे मामले को आपको पहले बता देते हैं। पूरा मामला गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां पर गोरखनाथ पुलिस को एक सूचना मिलती है 5 जनवरी को कि एक लड़की अपने घर से गायब हो चुकी है। जब इसकी सूचना गोरखनाथ थाने को मिलती है तो गोरखनाथ पर उस लड़की के गुमशुदगी के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस पूरी तरीके से तलाश में जुट जाती है। लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने की वजह से पुलिस को देरी होती है। देरी का कारण यह कह लिया जाए कि पुलिस को कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं मिलते हैं कि लड़की किसके संपर्क में थी और गायब कैसे हुई। इसके बाद 22 जनवरी को पुलिस को भनक लगती है कि एक लड़की जो है नौसर स्थित होटल में ठहरी हुई है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंच करके उस लड़की को बरामद करती है। लेकिन बरामदगी के बाद पुलिस गवाही सामने आती है उसमें। जी निखिल, अगर बात की जाए तो ऐसे में मामले में अब तक पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया, कितने आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है? बिल्कुल, लड़की के बरामदगी के बाद पुलिस बिना उसके मेडिकल कराए जो है उसके परिजनों को सौंप देती है। परिजन के पास जब वो लड़की पहुंचती है तो वो पूरी अपने बीती हुई कहानी बताती है। कहानी को सुनते ही परिजन गोरखपुर के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसकी शिकायत जो है उच्च अधिकारियों से करते हैं परिजन। फिर उच्च अधिकारी जो है पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं और जिस तरीके से लड़की ने अब आप बीती बताई अधिकारियों के साथ, उसके बयान के आधार पर पुलिस 4 आरोपियों को अरेस्ट करती है, जिसमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल बताया जा रहा है। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है और अभी भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यह मामला जो सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं जो है गोरखपुर में देह व्यापार का भी एक प्रकरण देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी गोरखपुर में पिछले वर्ष एक बड़े देह व्यापार रैकेट का खुलासा हुआ था। उसके बाद जो ऐसे धंधेबाज थे उन पर जो है नकेल कसा गया था। लेकिन इस तरीके के जो मामले अब सामने आए हैं उसमें अब कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक लापरवाही सामने आ रही है और पुलिस को अब कहीं ना कहीं उस पूरे मामले पर एक गंभीरता दिखाते हुए जो है ऐसे धंधेबाजों पर अब नकेल कसने की भी आवश्यकता है। जाहिर तौर पर निखिल, पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बात देहरादून की करते हैं, जहां बद्री केदार समेत कई प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाएगा और बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यह स्पष्ट किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत समिति के सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इससे पहले हरिद्वार में गंगा महासभा ने कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का ऐलान भी किया था। तो देहरादून में 26 जनवरी के मौके पर चलिए बात बुलंदशहर की करते हैं, जहां कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। पहाड़सो रोड के पास हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई और पुलिस की गोली लगने से बदमाश नदीम घायल हो गया और जबकि दूसरे बदमाश
उजेफा को पुलिस ने कॉम्बिंग कर मौके से गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश नदीम ने पूछताछ में 2 दिन पहले हुई गोकशी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। और वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, रस्सी और छुरी बरामद किया है। तो ऐसे में घायल बदमाश को इलाज के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में गोकशी की घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस और हथियार बरामद किए हैं। तो मामला बुलंदशहर का बताया जा रहा है। तो गोकशी की घटना का ये खुलासा बुलंदशहर में हुआ है। मामला बुलंदशहर का बताया जा रहा है, जहां खुर्जा नगर क्षेत्र में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता उपकार चौहान जुड़ चुके हैं। उपकार, बात की जाए तो बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो ऐसे में गोकशी की घटना का यह खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। मामले में क्या अपडेट? जी सोनिया, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले खुर्जा क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें गौवंश के अवशेष पुलिस को मिले थे। तो पुलिस टीम तभी से जो है आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। देर रात पुलिस खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की एक जगह है, पास रोड फ्लाईओवर के पास, पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया है, तो बदमाशों ने पुलिस पर जो है फायरिंग कर दिया है। जवाबी कार्रवाई जी। उपकार, अगर बात की जाए तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। तो अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इस मामले में अपना 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है पुलिस की गोली लगने से, और एक घायल को एक बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर उपकार, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह से ये गौहत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और समय समय पर अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी। उपकार चौहान, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।